एक पीडीएफ जो झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक उल्लास, हर्षोल्लास, खुशी और उम्मीद की किरण लेकर आया है, जो 5 जून 2006 से ही ये सोशल मीडिया पर तैर रहा है, घूम रहा है। इसके बारे में जानेंगे कि ये है क्या। और ये जैसे कि आपको पहले बता दें कि ये जेटेट से संबंधित है, जेटेट में क्या कुछ सुधार होने वाला है। ये जेटेट नियमावली 2025 के नाम से है। क्या यही नियमावली रहेगी या फिर इसके पहले जो नियमावली आई थी क्या उसमें कुछ सुधार हुआ है? सुधार तो हुआ है, आप लोग देखे भी होंगे पीडीएफ में, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन भी आप लोगों के पास होगा, कुछ कंक्लूजन भी निकालने बाकी रह गए होंगे। तो आज हम उस पूरे पीडीएफ का, पूरे नियमावली का आज ऑपरेशन करेंगे। लेकिन एक चीज़ बता दें कि इसमें कुछ फॉल्ट है जो छात्रों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, और अभी ये परेशानी दूर भी हो सकती है आपके जद्दोजहद से, आपके प्रयास से। और ये जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसका वायरल होने का एक ही कारण है कि चूँकि ये कई विभाग जो प्रत्येक ज़िला में जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, जिला शिक्षा अधीक्षक होते हैं, उनसे सुझाव के लिए ये जैक भेजा हुआ है। तो अभी आप रणनीति बनाते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर जो त्रुटि है वो अपना राय दे सकते हैं, वो आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं, ताकि वो आपकी बातों को जैक तक पहुंचा सके और उसमें सुधार हो सके। पहला फॉल्ट जो हम देखें इसमें, हालांकि एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटी इसमें क्या है कि कुछ जो क्षेत्रीय भाषा यानी जनजातीय अनुसूचित भाषा हैं उसको शामिल नहीं किया गया है। उम्मीद था कि नई नियमावली जो आई थी उसको रद्द करने के बाद जब पुनः आएगा तो 2 चीज़ का उसमें सुधार होगा। एक, जेटेट नियमावली में सिलेबस, देखे कि बड़ा जो है ना सिलेबस अजीबो गरीब सिलेबस था, तो हालांकि उसको उस सिलेबस को बदल दिया गया है। और सिलेबस आपके लिए क्या होगा, एक एक टॉपिक का भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे इस वीडियो में कि क्या आपके लिए इजी हो सकता है। और जो दूसरी उम्मीद थी कि जो कुछ अनुसूचित भाषा यानी क्षेत्रीय भाषा छूट गए थे उसको शामिल किया जा सकता है, लेकिन वो अनुसूचित भाषा अभी तक नहीं जिला वाइज में दिख रहा है। तो इसके लिए आपके पास अभी मौका है कि आप दबाव बनाते हुए इस क्षेत्रीय भाषा को, जनजातीय भाषा को आप जुड़वा सकते हैं। तो ये इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें है क्या। देखिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये रांची से है, प्रेषक हैं नंदकिशोर लाल, सरकार के संयुक्त सचिव हैं, और सेवा में लिखा हुआ है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक झारखंड। यानी 24 जिला है तो 24 डीईओ और डीएससी। तो इसके माध्यम से ही आपकी राय पहुंच सकती है माननीय नंदकिशोर लाल जी, सरकार के संयुक्त सचिव तक। तो हम लोग एक एक चीज़ थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें कि क्या है। ये 5 जून से है, 5 जून से चल रहा है। विषय इसका जो है, विषय है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के प्रारूप पर आवश्यक सुझाव के संबंध में। ये नियमावली अभी निकली नहीं है, अभी माना नहीं गया है, लेकिन ये मोटा मोटी जो है ये एक तरह से बना लिया गया है, और उस बनाए हुए नियमावली पर सुझाव मांग रहे हैं किससे? डीओ और डीएससी से, डीओ और डीएसई से, यानी जितने भी जिला में डीओ और डीएससी हैं उनसे मांग रहे हैं। तो महाशय, इसमें क्या लिखा गया कि निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली का प्रारूप तैयार करने हेतु गठित विभागीय समिति के द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 का प्रारूप तैयार कर उपलब्ध कराया गया। तो ये साधारण चीज़ है, हम लोग आगे देखेंगे कि क्या जटिल है। अतएव उक्त पर निर्देशित किया जाता है कि 7 दिनों के अंदर, 7 दिन के अंदर है। देखिए 5 हो गया है, 5 को वायरल हुआ है, और 6 को, आज 6 है, 6 को हम वीडियो पर गौर कर रहे हैं, आपको राय दे रहे हैं, और आपके अंदर और 2-3 दिन का समय है, जिसमें से कल आपका परसों संडे ही हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए कि जो जो त्रुटि है आप अपने डीओ डीएससी के माध्यम से वहाँ तक पहुँचा सकते हैं।
हालांकि इसमें और भी कुछ है, जैसे कि कुछ शब्द हैं उसको परिभाषित किया गया है ऊपर में, हम लोग अपने सिलेबस पर आएंगे पॉइंट 6 से। का इसमें है क्या कि झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हताएं निम्नलिखित या निम्नवत होंगे। अब कौन कौन लोग जो है जेटेट भर सकते हैं, सीधा लिखा हुआ भारत का नागरिक हो, आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध ना हो, यानी वो निर्दोष हो, यानी कोई आपराधिक रूप में से आप सजा प्राप्त न किए हों। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता क्या है कि शैक्षणिक के लिए इसमें 2 तरह के हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पर समझना होगा कि 2 बातें हैं, एक प्राथमिक विद्यालय और दूसरा उच्च प्राथमिक विद्यालय। यानी प्राथमिक विद्यालय में 1 to 5 के लिए है और उच्च प्राथमिक विद्यालय में है 6 to 8 के लिए। 2 तरह से है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में है 6 to 8 के लिए। ये 2 तरह का इसमें आपका जेटेट लिया जाता है। तो इसमें क्या है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण, यानी कोई इंटर पास किए हैं तो उसका 50% होना जरूरी है। यदि 50% नहीं है और आप DLED या फिर कहें जो भी उसको नाम से जानते हैं, BT कहें या डिप्लोमा कहें 2 वर्षीय, यदि आप कर लिए हैं और 50% इंटर में आपका नहीं है तो आप उसके लिए योग्य नहीं है। या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष। +2 का मतलब हुआ कि जो इंटर के वैलिड में है, जैसे कहीं पर जो है इंटर के नाम से जानते हैं, कहीं +2 के नाम से जानते हैं, तो वही कह रहा है कि समकक्ष है। अब जैसे कि उर्दू में या फिर कहें कि जो मदरसा वगैरह में पढ़ाया जाता है तो मैट्रिक उसके लिए अलग नाम से है, इंटर अलग नाम से है, तो कोई भी नाम से हैं वो +2 के समकक्ष होना चाहिए। जो दिनांक 9/12/2007 या उसके बाद प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हैं। अब कह रहा है कि कौन इसमें भाग ले सकते हैं कि जो 2007 या उसके बाद प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हैं, यानी आप DLED या BT में DLED या BT में आप मोटा मोटी 2007 के बाद एडमिशन लिए हैं। यदि आप पहले एडमिशन लिए हैं तो उसके लिए थोड़ा यहाँ मुश्किल है, मुश्किल वाला सेंटेंस है कि अब ऐसे भी देख लीजिए, वैसे भी देख लीजिए आप कि 2007 है और अभी आप 2025 है, तो बहुत अंतर हो गया। इसीलिए इसके पहले वाले जो ट्रेनिंग किए हैं वो थोड़ा हो सके कि दूसरे नाम से होता हो, या हो सके कि अलग उसका एक टाइप होता हो, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया है। 2007 के बाद की बात है। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या है कि पहला तो था +2 50%, न्यूनतम 45% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष। ये तो हो गया +2 के बराबर की बात। एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसको NCT कहते हैं, मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, जो दिनांक 9/12/7 के पूर्व प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हो चुके हैं। अब देखिए एक चीज़ पहले उसमें यह था ना कि जो यदि 2007 के बाद किए हैं तो उसको चाहिए 50% प्लस, यानी जो बाद में किए हैं, कब? 2007 के बाद, 2007 के बाद। लेकिन कोई आदमी 2007 के पहले किया हुआ है, 2007 के पहले, तो उसके लिए इंटर जो है +2 जो है 45% है। तो ये 2 कंडीशन हो गया कि यदि ट्रेनिंग 2007 के पहले किए हैं और 45% भी है तो आप वो योग्य हैं, और 2007 के बाद आप ट्रेनिंग किए हैं तो 50% होना है। यदि आपका 2007 के बाद किए हैं ट्रेनिंग और 45% है तब आप अयोग्य हैं। तीसरी जो बात है, तीसरा जो अर्हता है इसमें, तीसरा है क्या कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, यानी BLED जो 4 साल का होता है, यदि 4 साल में है तो 50% प्लस 4 वर्षीय वाला, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2
तथा शिक्षा शास्त्र यानी विशेष शिक्षा, जिसको हम लोग स्पेशल एजुकेशन कहते हैं, स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन 2 वर्षीय है तो वो भी इसको भर सकते हैं। अगला इसमें है कि स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। अब देखिए यहाँ स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। अब ये जो बताए कि 2 तरह का होगा, एक होगा प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 और उच्चतर प्राथमिक विद्यालय है 6 to 8 के लिए। अब स्नातक, इसके लिए क्या अर्हता चाहिए? इसके लिए स्नातक यानी स्नातक तो रहेगा ही, और द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग अपने क्षेत्र में या फिर अभी जो फिलहाल है उसको बीएड के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये बीएड है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष या स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड जो दिनांक 29/7/11 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हैं। यानी एपियरिंग वाले का भी इसमें चांस है कि आपका 50% न्यूनतम स्नातक में होना चाहिए, और दिनांक 29/7 के बाद स्नातक, कोई 29/7/11 के बाद स्नातक में है अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हैं यानी एपियरिंग हुए हैं, तो उसके लिए भी ये चांस है। तो चूँकि 11 के बाद कोई स्नातक में होगा या बीएड में होगा तो अब तक एपियरिंग थोड़ी ना बचा होगा, उसका कंप्लीट हो चुका होगा। अगला है इसमें क्या कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएड जिसको कहते हैं अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय, यानी बीएड का स्वरूप समय समय पर बदलता है, यानी बीएड के समतुल्य होना चाहिए, यानी न्यूनतम 50% आपका ग्रेजुएशन में, और बीएड जो भी है, आप 1 वर्षीय है या 2 वर्षीय है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, नहीं विनिमय के अनुसार प्राप्त किया गया हो, जो दिनांक 29/7/11 से पूर्व स्नातक। देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ भी, जो उसमें था 2007 के पहले, यदि 7 के पहले कोई ट्रेनिंग किए हुए हैं तो उसका 45%, और जो 2007 के बाद किए हुए हैं बीटी या डीएलएड तो उसका 50%। उसी तरह यहाँ पर है क्या कि जो 2011 से पहले किए हुए हैं उसके लिए 45% ग्रेजुएशन में, और जो 2011 के बाद किए हैं उसके लिए 50%। तो दोनों में सेम कंडीशन है, बस उसमें क्या है कि डीएलएड है या ट्रेनिंग है या डीएलएड या बीटी है, और इसमें क्या है बीएड है, बीएड है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड है। अगला है क्या कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, यानी ये बीएलएड जो 4 वर्षीय होता है और उसमें न्यूनतम 50% होना चाहिए। तो उच्चतर माध्यमिक क्या है? उच्चतर माध्यमिक क्या है? माध्यमिक है 10वीं तक, माध्यमिक 10वीं, और उच्चतर माध्यमिक हो गया 12वीं यानी +2। तो कभी कभी क्या होता है कि अभी कोर्स चलाया गया, इंटर के बाद आप सीधे 4 वर्षीय डीएलएड करते हैं, 4 वर्षीय बीएलएड करते हैं, तो उस बीएलएड में क्या हो गया कि आपका ग्रेजुएशन के वो समकक्ष हो गया, ग्रेजुएशन के समतुल्य हो गया। तो यहाँ समझिए कि कोई बीएलएड किए हैं तो उस बीएलएड में यानी जो उच्चतर माध्यमिक में है 50% होना चाहिए और 4 वर्षीय बीएलएड होना चाहिए। ये था आपका अर्हता। तो ये हमको लगता है ये शायद आप समझ गए होंगे। इसमें 1-2 पॉइंट और भी है जो कुछ एमएड हैं या फिर कक्षा 6 to 8 के लिए हैं, तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा बीएड यानी स्पेशल एजुकेशन, जो वहाँ भी स्पेशल एजुकेशन वाला था। न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर मतलब हो गया एमए, एक तरह से कहें कि एमए एमएससी जो भी किए हैं आप, 3 वर्षीय एकीकृत बीएड, 3 वर्षीय, जैसे कि होता क्या है कि आप 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ
पीजी कोई किए हैं और 3 वर्षीय बीएड भी साथ में मिला के किए हैं तो वो भी भर सकते हैं। परंतु राज्य के उच्च प्राथमिक कक्षा 6 to 8 के लिए विद्यालय में गणित एवं विज्ञान देखिए 3 तरह के शिक्षक बहाल होंगे, यानी मैथ साइंस का होगा, सोशल साइंस का होगा और लैंग्वेज का होगा। तो एवं सामाजिक विज्ञान एवं भाषा के लिए निम्न विषयों में न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो आप जिसमें भी जिसका सब्जेक्ट आप शिक्षक बनना चाहते हैं, जिसका शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, न्यूनतम उसमें आप जो है ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। यदि आप मैथ साइंस का टीचर हो रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन मैथ में होना चाहिए या साइंस में जो भी विषय से लिए हैं वो होना चाहिए। और यदि आप सामाजिक विज्ञान के हैं तो सामाजिक विज्ञान में जो विषय होते हैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसमें से आपका ऑनर्स होना ज़रूरी है। और लैंग्वेज का जो टीचर बनना चाह रहे हैं उसमें भी, हालांकि ऑनर्स नहीं कह रहा है, ये भी एकदम भूल नहीं होनी चाहिए, यहाँ विषयों में न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। ये नहीं कह रहा है कि प्रतिष्ठा प्राप्त किए हुए हैं या ऑनर्स प्राप्त किए हुए हैं। तो यानी इसमें स्पष्ट है, यदि आपके ग्रेजुएशन में हिंदी है और हिंदी 50% से प्लस है तो आप हिंदी के टीचर बन सकते हैं, इंग्लिश में है तो इंग्लिश टीचर बन सकते हैं, मैथ में है तो मैथ विज्ञान के टीचर हो सकते हैं। तो अब मैथ विज्ञान के लिए क्या होगा कि कम से कम मैथ और विज्ञान दोनों होना चाहिए, मैथ में और साइंस में। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का ये तो खैर ये वैलिडिटी है कि आप यदि कर रहे हैं ग्रेजुएशन तो वो तो यूजीसी हो या फिर विश्वविद्यालय हो, उसके आधार पर तो होगा ही। सामाजिक शिक्षक के लिए भी वही है, सामाजिक विज्ञान के लिए भी है। थोड़ा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्या कि प्राथमिक विद्यालय के लिए विशेष प्रशिक्षित सहायक नियमावली, इसमें खैर ये भी तो वही चीज़ है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा सिलेबस, ये सिलेबस क्या कहता है और इसमें क्या कमी है और क्या हम लोगों के लिए पॉजिटिव है, उस चीज़ को देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये सारा मारामारी सिलेबस पर ही था। देखिए बीते दिन निकाला हुआ भी था जेटेट, लेकिन सिलेबस इतना लंबा चौड़ा था कि लग रहा था कि गधा के आगे सूंड लगा दिया हाथी का। सिलेबस उसी तरह था कि मतलब है बिल्ली और सूंड उसका झूल रहा है हाथी का, सिलेबस सूंड था बिल्ली रूपी में। तो उसी तरह थोड़ा सा इसी वजह से थोड़ा विरोध भी किया आप लोगों ने, और उस विरोध के स्वरूप जो है फिर आप पारे भी और आपके लिए फ़ायदा भी हुआ। तो इसमें कुछ सिलेबस है, उस सिलेबस को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है क्या, एकदम सीटेट का सिलेबस है, सीटेट का पैटर्न है, ज़्यादा पैनिक एकदम नहीं होना है, एकदम स्मूथली पढ़ना है। आप पढ़े हुए भी हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए जांच परीक्षा ली जाएगी। क्या ली जाएगी भाई, बाल विकास एवं शिक्षण 30 नंबर, जिसको हम लोग CDP कहते हैं। नहीं, ये CDP आपका सीटेट में भी था। जो भाषा शिक्षक होगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझने का चीज़ है, यहाँ थोड़ा सा हो सके कि कन्फ्यूजन भी हो आप लोगों को। अब जिसका भाषा है, भाषा में 2 विषय चुनना अनिवार्य है। जैसे भाषा फर्स्ट है तो इसमें इतने भाषाएं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा, ये चीज़ पहले भी था। यदि आप हिंदी अंग्रेजी रखते हैं तो इससे 15-15 नंबर पूछेगा, 15-15। यदि आप हिंदी संस्कृत रखते हैं तो वही हिंदी 15 से 15 हिंदी से और संस्कृत से भी 15। उसी तरह अंग्रेजी रखते हैं या फिर उर्दू रखते हैं, हिंदी उर्दू रखते हैं, अंग्रेजी उर्दू रखते हैं, तो यानी जो 2 भाषा आप रखते हैं उन 2 भाषाओं से 30 नंबर पूछा जाएगा। और भाषा सेकेंड, जिसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, सारा झोल यहीं पर आके अटक गया, बाकी तो सब ठीक ठाक ही रहा। जो अधिसूचित भाषा है इसमें आपको दिया ही नहीं, कुछ जिला वालों के लिए। कार्मिक जो भी है इसमें भाषा जो बनाया गया अनुसूचित भाषा, राजभाषा विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक इतना में अधिसूचित भाषाओं में से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, जो वो भाषा फर्स्ट में 4 विषय थे। क्या था, हिंदी था, इंग्लिश था, उर्दू था और एक था संस्कृत। ये 4 भाषा को आपको छोड़ कर लेना है,
चूँकि ये भाषा फर्स्ट में ये चारों में से 2 लेना है, और भाषा सेकंड जो है इसको छोड़कर जो भी अनुसूचित भाषा है, जैसे खोरठा हो, नागपुरी हो, पंच परगनिया हो, संथाली हो, कुरमाली हो, जो आपके अनुसूचित भाषा में है, अनुसूचित भाषा में है, उसमें से आपको लेना है 2 भाषा। हिंदी संस्कृत को छोड़कर कोई एक भाषा इसमें मान लिया जाए कि आप खोरठा रखते हैं, तो ये खोरठा से आपका यहाँ 30 नंबर होगा और यही आपका रिजल्ट बनाएगा यदि आपका भाषा है। अब देखिए, जो आप साइंस के टीचर बन रहे हैं, इतना ये सबके लिए कंपलसरी है। ये 60-90 नंबर सबके लिए कंपलसरी है। ये 90 नंबर जो हो गया भाषा फर्स्ट, देखिए 90 नंबर जो कंपलसरी है समझिएगा। जैसे कि यहाँ हो गया भाषा फर्स्ट, इसके लिए 30, CDP 30, फिर भाषा सेकंड जो क्षेत्रीय भाषा है, एक भाषा इसमें लेना है। तो मान लिया जाए इसमें उदाहरण के तौर पर खोरठा लेंगे, तो खोरठा ले लिए, तो इसके लिए 30, और ये भाषा फर्स्ट में 2 लेना है। मान लिया जाए कि हिंदी और इंग्लिश रख लिए, तो हिंदी इंग्लिश 4 में से रखना है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत और उर्दू, ये 4 में से 2 रख लिए हम, तो इससे 30। ये सबके लिए कॉमन है, ये 1 to 5 के लिए भी कॉमन है, 6 to 8 के लिए भी कॉमन है, और 6 to 8 में कोई मैथ साइंस के टीचर हो रहे हैं तो वो भी कॉमन है, वो भी उसके लिए भी कॉमन है, और जो सोशल साइंस के टीचर बनेंगे उसके लिए भी कॉमन है, जो यानी लैंग्वेज टीचर बनेंगे उसके लिए भी ये 90 नंबर कॉमन है। अब बच गया 60 नंबर। 60 नंबर में 10 नंबर और कॉमन होगा आपका कंप्यूटर का कॉमन होगा 10 नंबर, ये सबके लिए, यानी 100 नंबर ये आपका सबके लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है, कॉमन है। अब आप जो विषयवार शिक्षक बनेंगे, जैसे कोई गणित विज्ञान का शिक्षक बनता है तो 50, गणित विज्ञान का कोई शिक्षक बनता है तो उसको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए अब टॉपिक भी चेंज हो गया। पहले तो था कि आप 6 to 8 का टीचर बन रहे हैं, अब इंटर में आप आर्ट्स पढ़े हैं, अब हमारे वहाँ मैथ में दे दिया है सिलेबस क्या, इंटीग्रेशन नहीं, जो कि इंटर का मैथ में चलता है, इंटर का साइंस में चलता है, तो वो थोड़ा वहाँ दिक्कत है, उसको सुधार कर दिया गया है। तो अब ये जो मैथ साइंस के टीचर बनेंगे उसके लिए 50 नंबर, और जो सोशल साइंस के शिक्षक बनेंगे उसके लिए ये 50 आंसर देना होगा। सीटेट में भी ऐसा ही होता है। सीटेट में बस ये 10 नंबर जो कंप्यूटर है ये कॉमन नहीं था, बल्कि 60-60 था। मैथ साइंस के आप टीचर बन रहे हैं तो 60 मैथ साइंस के रहते थे अलग, और 60 सोशल साइंस के अलग रहते थे। जो उधर कॉमन था उससे आप बनाते थे, और 60 अपना मैथ साइंस वाले मैथ साइंस बनाते थे, और सोशल साइंस वाले सोशल साइंस बनाते थे। तो यहाँ पर 50 कर दिया है, और कुछ ज़्यादा चेंजिंग है नहीं। कंप्यूटर तो चाहिए भाई, अब झारखंड सरकार थोड़ा सा हाईटेक बन गया है। अब देखिए, भाषा शिक्षक, कोई भाषा शिक्षक बन रहा है या अन्य शिक्षक जो भाषा शिक्षक हैं उसके लिए भाषा शिक्षक या अन्य शिक्षक अथवा में कोई एक, अब कुल मिला के मोटा मोटी ये 150 है। यानी कोई भाषा शिक्षक बन रहे हैं तो कोई हिंदी ऑनर्स रखे हैं तो हिंदी से उसका 50 रहेगा। यानी ऐसे समझिए, यदि कोई मैथ एंड साइंस का टीचर बन रहा है तो उसके लिए 50 होगा, या कोई सोशल साइंस में है, सोशल साइंस में है, SOC कर दिए, सोशल साइंस में है तो उसके लिए ये 50 पढ़ना है। यदि आप लैंग्वेज टीचर बन रहे हैं, लैंग्वेज टीचर बन रहे हैं तो उसके लिए ये 50 पढ़ना होगा। तो इस तरह से अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, और इस तरह से शायद आप लोगों को पसंद भी आए। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों कक्षा 6 to 8 के लिए को झारखंड अधिविद्य परिषद रांची अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा उसकी अर्हता के अनुरूप चयनित किए गए हों। अब प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसमें परीक्षा अवधि 2.5 घंटा होगा। नहीं, परीक्षा अवधि 2.5 घंटा किया गया है, यानी 60 × 120 और प्लस 30 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट का समय है। 6 to 8 के लिए भी 2.5 घंटा है,
दृष्टिबाधित और विकलांग, इसके लिए थोड़ा 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है। अब कक्षा 1 to 5 के लिए भी वही सिलेबस है, उसका पैटर्न है, वो तो था 6 to 8 के लिए। कक्षा 1 to 5 के लिए इसमें भी बाल विकास, जो हम पहले भी बताए कि कॉमन जो है आपका 100 नंबर का कॉमन सबके लिए है, 30 नंबर CDP, फिर जो 4 भाषा में से 2 भाषा चुनना है, भाषा फर्स्ट में 2 आप चुन लिए, मान लिया जाए कि कोई हिंदी और संस्कृत लेना चाहे तो ले लिया, तो इससे उसको 30 नंबर, ये कॉमन वहाँ भी था। और भाषा सेकंड में जो अनुसूचित भाषा थी उससे भी होगा, उसी तरह का एक भाषा चुनना है जिससे उसको 30 नंबर देना है। कोई मान लिया जाए कि यहाँ भी खोरठा रख लिया कोई नहीं, तो उसके लिए 30 है। और पर्यावरण अध्ययन जो गणित है, गणित 30 नंबर, एकदम CTET का सिलेबस है, CTET का नकल है, CTET का ही सिलेबस भी है, एक आध टॉपिक को छोड़ दिया जाए। यहाँ 1 to 5 में चूँकि 1 to 5 में कंप्यूटर नेसेसरी नहीं किया हुआ है, वहाँ कंप्यूटर नेसेसरी था। जो उसका मेथड पेपर था, जैसे मैथ और साइंस का था, तो उसके लिए 60 होना था, लेकिन 50 किया और 10 कंप्यूटर कर दिया था। यहाँ पर कंप्यूटर अनिवार्य नहीं था, सब 30 और EVS में भी कुल 30, कुल 150 हो गया। तो कुल मिलाकर सिलेबस वही है, पैटर्न वही है। सिलेबस में जो टॉपिक है, सिलेबस एक एक करके यदि हम लोग देखें तो सिलेबस में ये आपका एक तरह से अनुसूचित भाषा है, इसमें 2013 और 2016 में जो था, इसमें एक था अंगिका। ये अंगिका जो है नहीं है, जो संथाल परगना के सभी जिलों में अंगिका था। इसके लिए थोड़ा सा मायूसी का विषय है यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से या शिक्षा मंत्री जो हैं उनसे भी आग्रह करेंगे, चूँकि ये बृहत मात्रा में हमारे संथाल परगना के देवघर हो गए, गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया, साहेबगंज हो गया, फिर जाके आपका जामताड़ा हो गया, इन क्षेत्रों में, इन जिलों में अंगिका भाषा एक मुख्य भाषा के रूप में है। और शायद अंगिका को आप किसके ईगो में हटाए हैं, किसके वजह से हटा दिए गए हैं। तो रिक्वेस्ट है कि यहाँ के छात्रों के साथ असमानता न बरती जाए, अंगिका को जोड़ा जाए। और आप सभी जिलों के जो छात्र हैं उनसे भी आग्रह है कि अभी ये नियमावली बनकर कंप्लीट नहीं हुआ है। आप चाहें तो अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक में से किसी को आप विज्ञापन के रूप में दे सकते हैं, एप्लीकेशन के रूप में दे सकते हैं कि ये कुछ सुधार होनी चाहिए हमारे ज़िले में। तो इस चीज़ को आप वीडियो देखने के साथ ही अपना एक ग्रुप बनाएं और फिर जाके अंगिका के लिए आप ज्ञापन ज़रूर दें। तो और बात रही अब सिलेबस की, सिलेबस में आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, PDF आपके पास होगा ही। सिलेबस एकदम हूबहू है, नहीं देख रहे हैं कि ये CDP है, CDP में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, विकास की अवधारणा एकदम जो CTET में सिलेबस है उससे थोड़ा कम है, चैप्टर कम है, अच्छी बात है, चैप्टर कम है। ये सब चीज़ विकास की अवधारणा एवं अधिगम, आप चाहें तो आपके पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं 6 से 11 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, चूँकि ये 6 से 11 वर्ष 1 to 5 के लिए है, इसलिए यहाँ पर 6 से 11 वर्ष तक ही पढ़ना है। और यही 6 to 8 में चला गया है 6 से 20 तक या 18 तक। बाल केंद्रित शिक्षा है, सृजनात्मक शिक्षा है, सृजनशील या सृजनात्मकता है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा है। ये बहुत आसान है, ये आसान टॉपिक है। आप चाहें तो इन टॉपिक को आप हमारे YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट आप जब जाइएगा तो वहाँ पर ये सारा चीज़ का वीडियो CDP का दिया हुआ है, सिद्धार्था जॉब पॉइंट, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा और या प्ले लिस्ट में जाइएगा, यहाँ पर आपको ये सारा वीडियो आपको एक एक करके मिलेगा, प्रीवियस ईयर का भी है। फिर इसमें अधिगम से कुछ टॉपिक है, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, ये खैर कॉमन ही है, ये CTET में भी है। 2016 में भी यही सब टॉपिक था। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, अभिप्रेरणा और
सीखना। ये आपका CDP एकदम लिमिट कर दिया है, हल्का सिलेबस है। और मोटा मोटी कहें तो आप CTET की तैयारी करने वाले के लिए एकदम बहुत ईजी है, बहुत आसान है। फिर भाषाई समझ एवं शिक्षक, जो भाषा है उसके लिए जैसे कोई भी भाषा आप लैंग्वेज भाषा 1 में हिंदी संस्कृत रख रहे हैं या हिंदी इंग्लिश रख रहे हैं तो उसके लिए यही भाषा रहेगा। गद्यांश और पद्यांश 5-5 नंबर का रहेगा, यानी 10 हो गया। अब इंग्लिश में भी वही पैसेज कहते हैं तो पैसेज रहेगा, संस्कृत में भी वही पैसेज कहेंगे तो पैसेज रहेगा। और जो भी है व्याकरण जिसका है, हिंदी में संज्ञा है तो अंग्रेजी में नाउन होगा। तो सब इसी तरह का ये लैंग्वेज का सिलेबस है। और इसी का जो है जिसको हम लोग पैडागोजी कहते हैं, शिक्षा शास्त्रीय आयाम, उसमें भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ जो है, भाषा कौशल, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ, विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण उपादान, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये सभी चीज़, ये हिंदी पैडागोजी का आपको भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। हिंदी पैडागोजी का स्पेशल इसका। और संज्ञा सर्वनाम तो आप बच्चे से पढ़ रहे हैं, पहले क्लास से पढ़ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ये भी जितना है पर्यायवाची रटे, ये मुहावरा, लोकोक्ति, ये सब रटे हैं। थोड़ा एक बार रिविज़न कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये सब आपसे हो जाएगा, बिल्कुल होगा। आप एक शिक्षक बन रहे हैं। और सबसे बड़ा जो चुनौती था 6 to 8 के लिए, साइंस वालों के लिए, आर्ट्स वाले तो किसी तरह ग्रेजुएशन का भी आर्ट्स टॉपिक पढ़ ही लेता यदि सिलेबस चेंज नहीं होता। लेकिन जो आर्ट्स पढ़े हैं और उसके लिए इंटर का मैथ दे दे तो ये उसके लिए विडंबना ही था, उसके लिए मुश्किल ही था। लेकिन अब थोड़ा सा राहत है कि यहाँ पर आपका अंडर 10th मैथ का टॉपिक है, आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सामान्य गणित है, ज्योमेट्री, संख्याएं, माप नहीं, लंबाई, मात्रा, भिन्न, प्रतिशत, हानि, समय एवं लाभ। एकदम छोटा सिलेबस भी लिमिट कर दिया है मैथ बनाने के लिए, इससे आपका। और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जो पूछे जाएंगे, ये गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियाँ, गणित शिक्षा की समस्याएं, ये सारा चीज़ है। और पर्यावरण, यानी पर्यावरण जो अध्ययन जो EVS है, EVS जो 1 to 5 के लिए पूछा जाएगा, परिवार और पड़ोस, भोजन, पौधे, जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन पकाने की विधि, ये सब तो आप पढ़ते ही थे। आवास नहीं, आवास के प्रकार, गृहसज्जा, सफाई, परिवार, घरेलू जीव जंतु, जल वाला एक टॉपिक है, यानी जल के स्रोत, जल भंडार, हमारा जीवन। ये एकदम EVS भी एकदम CTET से एकदम शॉर्ट कर दिया है। CTET थोड़ा ज़्यादा भी है लेकिन यहाँ पर शॉर्ट किया गया है। देखिए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं रहेगा तो आपके लिए छूमंतर है ये एग्ज़ाम, कुछ है ही नहीं। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जो हैं ये रहेगा। उसी तरह का इसमें 6 to 8 में भी टॉपिक है, आप इसको देखिएगा, समझिएगा। यहाँ भी वही है, सेम है। यहाँ जैसे हम बताए कि यहाँ पर दूसरा चैप्टर था बाल विकास के सिद्धांत, तो जो कि 6 से 11 वर्ष था, यहाँ 12 से 18 वर्ष है। और बाकी सब वही है, सेम चीज़ है, दोनों के लिए कॉमन है, पढ़ना कॉमन ही है CDP। और जो ये 6 to 8 के लिए गणित है, गणित में भी कुछ टॉपिक चेंज है, जैसे संख्या है, संख्या की समझ, पूर्णांक, परिमेय, घातांक, ऋणात्मक, भिन्न नहीं, ये उसके आधार पर आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। फिर बीज गणित है, कुछ बीजी व्यंजक हैं। अंक गणित में थोड़ा सा यहाँ पर ये कुछ टॉपिक 1 to 5 और 6 to 8 दोनों मिलता भी है। खैर ये आप लोग सक जाइएगा, अब पढ़ना है। क्षेत्रमिति से भी है, थोड़ा सा इसका बड़ा टॉपिक किया गया है मैथ में। साइंस में उसी तरह का है, आप देख सकते हैं, चुंबक है, विद्युत है, उपकरण है। और एक तरह से सिलेबस आप अपना लिख लीजिएगा, एक जगह एक सिलेबस करके पढ़िएगा। और सामाजिक विज्ञान का जो टॉपिक है, सामाजिक विज्ञान में भी एकदम सेम टू सेम है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का जो 6 to 8 किताब है, हिस्ट्री सिविक्स का जो इसका जो किताब है 6 to 8 में जो भी है आपका सोशल साइंस में, जैसे सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके अंदर ही सिलेबस है, उतना पढ़िएगा आपका हो जाएगा। इतिहास लेखन के स्रोत, प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण जीवन, प्रारंभिक राज्य, प्रथम राज्य, सम्राट अशोक, मौर्य प्रशासन, तुर्क अफगान शासक, मुगल साम्राज्य में अफगान, तुर्क अफगान हो गया, शहर, व्यापार, यानी ये भारत में कंपनी शासन, उपनिवेशवाद, जनजातीय हो गया। फिर जो है आपका
देखिए एकदम सी टेट का हूबहू टॉपिक है। 1857 क्रांति, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, देश आज़ाद हो गया, देश आज़ादी के बाद का है, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत है। एकदम आपको 6 to 8 या 10 तक में ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो आप उसके बाद ज्योग्राफी में भी उसी तरह का है। ज्योग्राफी की बात करें तो सारा टॉपिक एकदम 6 to 8 में है। जैसे भूगोल में सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी और उसकी गतियाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, नहीं ये है। तो इतना आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में भी यही है, एकदम 6 to 8 का किताब का हूबहू है। चूँकि हमको पता है, हम झारखंड के हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, ये सारे टॉपिक है, हम जान रहे हैं इस चीज़ को, इसीलिए आप एकदम 6 to 8 का किताब जुगाड़ कीजिए। आपके घर में कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके अंदर में इस सारे टॉपिक को एकदम खंगाल लीजिए, पढ़ लीजिए। बाकी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग में नहीं समझ पा रहे हैं तभी आप कोचिंग आइए। और यदि आपके अंदर आप कई एग्ज़ाम दिए हुए हैं, आप एक बार पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन के तौर पर इस किताब को आप ज़रूर पढ़िए। आपका सीटेट यहीं अटका है। कौन बाबा था नहीं, आपका सीटेट यदि कोई फरियाद लेके जाता था तो लोग कहता था कि आपकी कृपा कहाँ अटकी है, समोसा में। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपकी जेटेट की कृपा कहाँ अटकी है, इसी 6 to 8 किताब में, इसी 6 to 8 जो एनसीटी है, एनसीईआरटी की किताब है, एनसीईआरटी की किताब है, इस किताब में आपकी जेटेट की कृपा अटकी हुई है। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। तो ये था आज का वीडियो। शायद यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो आपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।